जीआई सिक्रेशन, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। अब ये हम लोगों ने रिवाइज किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को, मतलब पूरा हम लोग फिजियोलॉजी को रिवाइज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेट किए हुए। देखिए कोई भी टॉपिक छूटने वाली नहीं है, हालांकि थोड़ा स्पीड फास्ट होगा जिससे कि हर एक चीज कवर हो सके कम टाइम में। सो स्टार्ट करते हैं। जीआई सिक्रेशन। देखिए सबसे पहली बात तो जीआईटी सिक्रेशन में क्या क्या चीजें होती है, हेल्प करता है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, डेफिनेटली हेल्प करता है। और वह एंजाइम रिलीज करता है जो कि जिसे को जीआईटी सिक्रेशन या जीआई सिक्रेशन बोलते हैं। अब ये एंजाइम को रेगुलेट कौन करता है, कितना एंजाइम सिक्रेट करना है ये कौन बताता है, यह एंटेरिक नर्वस सिस्टम या जीआई हार्मोन्स बताते हैं। देखिए जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको कुछ फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका ये थर्ड पार्ट है, मतलब सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये रेगुलेट करते हैं जीआईटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं। देखिए अब समझते हैं हम लोग कि उसमें जो लेयर्स होते हैं जीआई ट्रैक्ट के, मतलब जो हमारे इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के लेयर्स कैसे होते हैं, तो इसको तो मेनली हम लोग हिस्टोलॉजी में ही समझते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट उसका रिव्यू ले लेते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो होता है सेरोसा, आउटर लेयर होता है सेरोसा। उसके बाद आता है हमारा मस्कुलरिस प्रोपरिया या एक्सटर्ना मस्कुलरिस, ये आती है। देखिए इसमें दो मसल्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक होता है सर्कुलर मसल। जो सर्कुलर स्मूथ मसल है, ये दोनों, जो सर्कुलर मसल है वह इनर साइड पे होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल है वह आउटर साइड पे होता है। डेफिनेटली मस्कुलरिस प्रोपरिया के दोनों मसल्स स्मूथ मसल है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर है। देखिए इन दोनों मसल्स के बीच में एक प्लेक्सस होता है, इन दोनों मसल्स के बीच में एक प्लेक्सस होता है। देखिए ये सर्कुलर मसल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, इनके बीच में एक प्लेक्सस, इसको बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बिक प्लेक्सस। इसका काम होता है कि जीआईटी ट्रैक्ट के मोटिलिटी को रेगुलेट करना। कैसे याद करेंगे, देखिए एम वाई, तो मोटिलिटी में एम वाई, तो माइंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है, मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। एक प्लेक्सस और होता है, वह इस देखिए सेरोसा के बाद आता है मस्कुलर प्रोपरिया, फिर आता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद हमारा आता है म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में भी एक प्लेक्सस होता है। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में, मतलब मेनली तो सब म्यूकोसा में होता है, उसको बोलते हैं मेजनर प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, मेजनर प्लेक्सस। वो क्या करता है, वह जीआईटी से सिक्रेशन करवाने में हेल्प करता है, जीआईटी के सिक्रेशन में हेल्प करता है। देखिए माइंट्रिक प्लेक्सस जो था वो मोटिलिटी में हेल्प कर रहा था, जो मेजनर प्लेक्सस है वो जीआईटी के सिक्रेशन में हेल्प करता है। जो मेजनर प्लेक्सस है सिक्रेशन में हेल्प करता है, तो आप देख सकते हैं मेजनर में ई एस, मतलब एस ज्यादा है तो सिक्रेशन में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं मस्कुलर म्यूकोसा का, जिसमें लेमिनिया प्रोपरिया होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एपिथेलियल होता है। इसके डिटेल में हम लोग हिस्टोलॉजी में इसको समझते हैं, स्लाइड देख करके समझते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इनका जो सिक्रेशन है वो क्या होता है। तो पर डे जो जीआईटी है, हमारा जीआईटी सिक्रेशन है वह 9 लीटर होता है। कितना होता है, 9 लीटर, जिसमें से 8.8 लीटर फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन 20 ml एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो स्टूल के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। देखिए जीआईटी सिक्रेशन में मेनली होता क्या क्या है, सलाइवा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से होते हैं, बाइल से होता है और इंटेस्टाइनल से होता है। गैस्ट्रिक की बात करें तो यह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिक्रेशन कहां से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही होता है, जो कि 2.5 लीटर पर डे होता है। और मोस्ट एसिडिक सिक्रेशन कहां पे होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही होता है। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिक्रेशन, मोस्ट एसिडिक, दोनों ए कहां पे है, गैस्ट्रिक में है, और 2.5 होता है अमाउंट, और 1.5 से 3 पीएच होता है। अब बात करें मोस्ट अल्कलाइन पीएच कहां पे होता है, तो ब्रूनर ग्लैंड के सिक्रेशन जो कि सब म्यूकोसा में होता है, ड्यूडेनम के, वहां का जो पीएच होता है वो मैक्सिमम अल्कलाइन होता है, मोस्ट अल्कलाइन होता है, वह होता है 8.9। अब इनको सेपरेटली पढ़ते हैं, सलाइवा को, फिर गैस्ट्रिक, पेनक्रियाटिक, इनको अलग अलग से पढ़ते हैं। तो जो सलाइवा है वो पर डे 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट होती है। कितना, 1.5 लीटर, सिंपल भाषा में 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट होती है। इसका पीएच काफी हाई होता है, हालांकि ब्रूनर ग्लैंड से हाई नहीं होता है, लेकिन होता है, जो कि 6.8 टू 7 अप्रॉक्स होता है, जो कि हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा है। कितना समझ में आया, बेसिक बात है। फिर सोर्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होते हैं, मेजर और माइनर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप।
जो मेजर है वो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सब लिंगुअल ग्लैंड। आपको बेसिक पता होगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे ज्यादा कंटेंट सलाइवा का सिक्रेट करता है, जो कि 70% है, मेजर सोर्स है। फिर उसके बाद आता है पैरोटिड ग्लैंड 20%, सब लिंगुअल मतलब लिटल 10% करता है। सब लिंगुअल अल्फा लिटल केवल 10% करता है। सब मैंडिबुलर नाम ही इतना बड़ा है तो उसका सोर्स मतलब उसकी रिलीजिंग सिक्रेशन क्वांटिटी भी बड़ी होगी, जो कि 70% होता है। देखिए ये सभी ग्लैंड हो गए मेजर सिक्रेशन के। लेकिन एक ग्लैंड और होता है जिसका नाम होता है वॉन एबनर ग्लैंड, जो कि टंग पर लोकेट होता है। वह सिक्रेट करता है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को। कौन सा? वॉन एबनर ग्लैंड, जो कि सलाइवा में इसका भी रोल होता है। अब बात करते हैं सलाइवा के एंजाइम का फंक्शन। तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेशन तो करेगा ही, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्शन मतलब ये आईजीए रिलीज करता है लाइसोसोम्स एंड द लैक्टोफेरिन रिलीज करता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं। लाइसोसोम एंड लैक्टोफेरिन आर द एंटी बैक्टीरियल। अब बात करते हैं डाइजेशन में। तो डेफिनेटली आपको पता होगा, जो मैंने बताया था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी बताया है, ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है। लेकिन लिपिड में भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिपिड का सिक्रेशन भी सलाइवा से, लिपिड का डाइजेशन भी सलाइवा से होता है, जो कि लिंगुअल लाइपेस होता है, जो वॉन एबनर ग्लैंड से निकलता है। कौन से ग्लैंड से? वॉन एबनर ग्लैंड से। हालांकि सलाइवा में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सलाइवा में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। उसी तरह स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अब बात करते हैं सलाइवा का रेगुलेशन कैसे होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सलाइवा का सिक्रेट होना। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकता है और सिंपैथेटिक, दोनों में सलाइवा सिक्रेट होता है, वो भी हाई अमाउंट में। मतलब कोई भी हो, पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक, सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन क्वालिटी डिफर करती है। पैरासिम्पैथेटिक, पी फॉर पैरा, पी फॉर पतला, मतलब पैरासिम्पैथेटिक में पतला सलाइवा निकलता है, थिन वाटरी सलाइवा रिलीज होता है। हालांकि सिंपैथेटिक में थिक सलाइवा रिलीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक में थिन और वाटरी और सिंपैथेटिक में थिक सलाइवा रिलीज होता है। हालांकि दोनों में उनकी क्वालिटी तो बढ़ ही जाती है। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड का इनर्वेशन क्या होता है। तो बेसिक ग्लैंड आपको पता होगा, एक क्रेनियल नर्व नंबर 7 मतलब हमारा फेशियल नर्व, तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ चुके हैं एनाटॉमी वाले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर समझिए, जो क्रेनियल नंबर 7 है, जब हमारे मिडल ईयर से निकल के बाहर की तरफ आती है, तो वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के बाद 2 ब्रांचेस देती है। एक तो देती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, एक सब लिंगुअल ग्लैंड को। तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 इसको इनर्वेट करता है, इन दोनों ग्लैंड को, और पैरोटिड ग्लैंड को करता है क्रेनियल नर्व नंबर 9, जो कि ओटिक गैंग्लियन से होकर के निकलती है। मतलब उसके बाद से इसको देती है ब्रांच, ओटिक गैंग्लियन के बाद देती है पैरोटिड ग्लैंड को। तो इनर्वेशन 9 और 7 मिलकर कर रहे हैं किसको? सलाइवरी ग्लैंड को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू है सिंपल सा, कि हाईएस्ट पोटेशियम सिक्रेशन कहां पे होता है पर डे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछे सिक्रेशन के बारे में, किसके? पोटेशियम के सिक्रेशन के बारे में पूछे आपसे, वो भी हाईएस्ट पूछे, तब बोलना है सलाइवा। क्योंकि देखिए सिक्रेशन फॉर, एस फॉर सलाइवा, एस फॉर सिक्रेशन। जब आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट पोटेशियम कंसंट्रेशन कहां पे, सी, तो सी फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर कोलोनिक फ्लूइड या रेक्टल फ्लूइड। आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। सिंपल सा एमसीक्यू है, मतलब टोटली मेमोरी बेस्ड है, कोई इस पे कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हालांकि सलाइवा में हाईएस्ट पोटेशियम सिक्रेशन होता है, लेकिन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो कोलोनिक फ्लूइड में, रेक्टल फ्लूइड में होता है। ये हुआ सलाइवा के बारे में। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में। तो देखिए, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो पर डे 2.5 लीटर होता है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है। हालांकि सलाइवरी हमारा 1.5 ही था। सलाइवरी जो था उसका पीएच था अप्रॉक्स 6.8 to 7, लेकिन जो गैस्ट्रिक है उसका पीएच होता है 1.5 से 3। हाईली एसिडिक होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब बात करते हैं जो सोर्स क्या है इसके। इसके सोर्स डेफिनेटली गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है, जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं इसमें इनका लोकेशन क्या होता है। सबसे यहाँ पे जो सरफेस सेल है देखिए, वो रिलीज करता है बाइकार्बोनेट म्यूकस, जो कि एसिड न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैराइटल सेल तो बहुत ही फेमस है, अपने क्लास अपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। पैराइटल सेल जो होता है वह HCl को, मतलब गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करता है, और एक फैक्टर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि बीटा
एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है उसको रिलीज करता है पैराइटल सेल। फिर बात करते हैं चिफ सेल, जो कि पेप्सिनोजन को रिलीज करता है, जो कि बाद में HCl इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेल, जो कि स्टेम सेल है, और जी सेल एंट्रम में है, जो कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है। तो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है। तो एक होता है एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। क्या होता है? एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, जो कि हिस्टामिन को रिलीज करता है, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। देखिए अब एक केस पढ़, छोटा सा केस पढ़ लेते हैं कि कभी क्या होता है किसी पेशेंट में जो पैराइटल सेल है वो काम नहीं करता या कैसा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होते हैं, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। अगर ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म हो गई पैराइटल सेल के, तो विटामिन ये कैसा इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? एनीमिया कॉज हो जाएगा। और ये एक क्लोरोहाइड्रेट मतलब एसिड भी रिलीज नहीं होगा क्योंकि पैराइटल सेल नहीं काम कर रहा है। तो इंट्रिंसिक कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के अलावा HCl भी नहीं रिलीज होगा, तो उससे क्या होगा? एक्लोरिडिया एनीमिया कॉज हो जाएगा, उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। सिंपल सा केस है, ये तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो पर्निशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? पैराइटल सेल के लिए एक ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है जिससे वो काम नहीं कर पाता है, और एसिड भी नहीं होता है बॉडी में, और B12 डिफिशिएंसी भी हो जाती है। तो ये हुआ हमारा सलाइवा के बारे में, अरे गैस्ट्रिक सेल के बारे में। अब बात करते हैं पैराइटल सेल क्या होता है, मतलब HCl कैसे रिलीज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा पैराइटल सेल में काम नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि पैराइटल सेल HCl को कैसे बनाता है। तो सपोज दैट जो आपका गैस्ट्रिक सेल है, जो यहाँ पे सेल है, वह वहां पे है CO2 और क्या है? H2O है। जब CO2 H2 आप रिएक्ट करते हैं बनाता है क्या? कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब क्या होता है? यह कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है HCO3 माइनस और H प्लस में। हमें यहाँ पे बनाना है क्या? एसिड बनाना है HCl। तो हमें चाहिए क्या? हाइड्रोजन और चाहिए क्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंचता है एक प्रोटॉन पंप के थ्रू, मतलब जिसमें क्या होता है कि H प्लस तो बाहर जाता है, तो उसके जगह पर एक्सचेंज के रूप में पोटेशियम सेल के अंदर एंटर करता है। यह प्रोटॉन पंप यहाँ पे हमारा H प्लस आ चुका है, यहाँ पे H प्लस आ चुका है। अब बस चाहिए Cl माइनस। तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे HCO3 माइनस बना है ना, तो वो HCO3 माइनस ब्लड के पास जाएगा और बोलेगा कि तुम मुझे ले लो, मेरे बदले में Cl माइनस दे दो। तो HCO3 माइनस जाता है ब्लड में, और उसके एक्सचेंज में क्लोरीन अंदर आता है, जो कि फिर से क्लोराइड अंदर आता है, और फिर से वो पहुंच जाता है हमारे ल्यूमेन में, मतलब हमारे गैस्ट्रिक पार्ट में। तो यहाँ पे Cl मिल जाता है, तो HCl बन जाता है। और जो ये HCO3 माइनस बाहर कैसे गया था, Cl कैसे बाहर आया था? सिंपल सा, HCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट है, और ये क्या है? क्लोराइड है। तो उस पंप का नाम होगा क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो सिंपल सा हमारा HCl बन जाता है। इतना समझ में आया? और देखिए जब, अब डेफिनेट समझिएगा, अगर HCl को बनाना है तो बाइकार्बोनेट को ब्लड में भेजना पड़ेगा। मतलब जब जब HCl बनेगा, यहाँ की एसिडिटी, एसिड कंटेंट बढ़ेगा, लेकिन ब्लड में बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड का pH हाई होगा, मतलब वो एल्केलिन बनेगा। अब देखिएगा HCl बॉडी को कब चाहिए? जब हमने फूड को इंटेक किया है। तो जब हम फूड को इंटेक करेंगे तो बॉडी में HCl बढ़ेगा, और ब्लड में बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, मतलब ब्लड का pH बढ़ेगा और ब्लड हो जाएगा एल्कैलिन। क्या हो जाएगा? एल्कैलिन हो जाएगा हमारा ब्लड। इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल एल्कैलिन टाइड, मतलब खाना खाने के बाद एल्कैलिन राइज होता है ब्लड में, क्योंकि HCl का प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी बढ़ता है बाइकार्बोनेट, फिर वो ब्लड में, तो वह वहां का एल्कैलिन pH को बढ़ा देता है। ये हुआ पोस्ट प्रेंडियल एल्कैलिन टाइड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब बात करते हैं कि एजेंट फॉर अल्टरिंग द एसिड सिक्रेशन, कौन कौन एसिड सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो बढ़ाने के लिए हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, एसिटाकोलिन, इनके रिसेप्टर के नाम भी दिए हुए हैं कि हिस्टामिन कहाँ पे काम करता है, गैस्ट्रिन कहाँ पे काम करता है, एसिटाइलकोलिन कहाँ पे काम करता है। इसका सिक्रेशन कम कौन करता है? देखिए अगर स्टमक का ऑलरेडी pH नेगेटिव है, मतलब ऑलरेडी वह pH लो है, तो
क्या एसिड रिलीज होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वहां का पीएच हाई है, तो एक्सेस एसिड खुद अपने आप इसको इनहिबिट कर देता है एसिड सिक्रेशन को। फिर सोमेटोस्टेटिन तो करता ही है एंड प्रोस्टोग्लैंडिन भी करता है, लेकिन कई बार जब हाई हो जाता है, मतलब जरूरत के हिसाब से भी सिक्रेट ना हो पाए, तो वहां पे एक ड्रग दिया जाता है, इसका नाम होता है NSAIDs, जो कि एक क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर है, जिससे क्या होता है कि एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ क्लिनिकल केस, लेकिन अगर डिजीज है लाइक पेप्टिक अल्सर है, तो उसमें क्या होता है कि NSAIDs बॉडी में ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एसिड सिक्रेशन हाई जाता है और पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो समझ रहे हैं आप कि प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर अगर हो जाएगा बॉडी में, तो पेप्टिक अल्सर का चांस होता है या पेप्टिक अल्सर हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एसिड सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, कम करता है। लेकिन अगर उसको कोई ब्लॉक कर दिया जाए तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, क्योंकि एसिड कंटेंट बढ़ सकता है स्टमक में। ये हुए जो कि अल्टर करते हैं एसिड सिक्रेशन को। अब देखते हैं कि इनका रोल क्या होता है। डेफिनेटली डाइजेशन में रोल होता है। कार्बोहाइड्रेशन नहीं होता है स्टमक में, तो उसका कोई रोल नहीं है कार्बोहाइड्रेट के लिए। होता रोल केवल लिपिड और प्रोटीन के लिए है। लिपिड के लिए होता है इसके पास गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम, और प्रोटीन के लिए होता है पेप्सिनोजन। हालांकि वो इनएक्टिव है, उसको जो HCl रिलीज हुआ पैरेटल सेल से, वह उसको एक्टिव कर देगा और वह प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। काऊ में रेनिन होता है और स्टमक में पता है आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। अब समझते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन के फेस को, मतलब कब ज्यादा एसिड रिलीज होता है, कब कम होता है। तो देखिए 3 फेस में ये होता है, सेफेलिक फेस, गैस्ट्रिक फेस और इंटेस्टाइनल फेस। ये सिंपल सा इसका मतलब है कि फूड कहाँ कहाँ पहुंचा है। अगर फूड हमने इंटेक नहीं किया है, केवल फूड को देखा है, अब्सेंस ऑफ फूड में सेफेलिक फेस होता है, जिसमें देखिए फूड को देखते ही, मतलब ग्रिड डेवलप होते ही 20% ऑफ एसी रिलीज हो जाता है। कितना? 20% ऑफ एसी रिलीज होता है इन अब्सेंस ऑफ फूड, जिसको बोलते हैं सेफेलिक फेस। और गैस्ट्रिक फेस में कितना होता है? मेजर फेस है ये, यहाँ पे 60 to 70% एसी रिलीज होता है जब फूड गैस्ट्रिक में पहुंचता है। फिर इंटेस्टाइनल की बात करें, जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंच गया, डेफिनेटली गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा, एसिड सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, तब केवल 10% ऑफ एसिड सिक्रेट होता है। ये हुआ फेस के बारे में। लैक्टिक सिक्रेशन के बारे में, जो कि एक्सक्लूसिवली एक्सोक्राइन वाले पार्ट को समझते हैं हम लोग अभी, कि इसका जो पीएच होता है वो 8.3 होता है। बेसिक बात है। इसके पास कार्बोहाइड्रेशन के लिए, लिपिड डाइजेशन के लिए और प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तीनों के लिए एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है इसके पास पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लिपिड के लिए होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज या कोलिपेज, और प्रोटीन के लिए होता है ट्रिप्सिनोजन या प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, और भी कई एंजाइम होते हैं। देखिए जो प्रोटीन के एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, ब्रेक करने वाले एंजाइम है, वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि देखिए अगर वो एक्टिव फॉर्म में होंगे तो ऑटो डाइजेशन होगा, वो पैंक्रियास को डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि पैंक्रियास भी तो प्रोटीन वाले पार्ट्स बना होगा, उसके सेल भी तो प्रोटीन वाले के कंटेंट ही होंगे, तो वो उसे भी डाइजेस्ट कर देंगे, इसलिए इन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। हालांकि जब ये एंजाइम पहुंचते हैं इंटेस्टाइन में, तो वहां ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर ट्रिप्सिनोजन पहुंचा इंटेस्टाइन में, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं सिक्रेशन, जैसे कि एंट्रोकाइनेस। एंट्रोकाइनेस क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। जो कि हमारा ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म था, वह अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंट्रोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से। तब यह अब फर्दर प्रोसेस अपना रोल प्ले करेगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके पहले यह इनएक्टिव फॉर्म में था। देखिए पेनक्रियास केवल डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं, मतलब केवल एंजाइम ही नहीं रिलीज करते हैं, यह और भी काम करते हैं। इनके कुछ सिक्रेशन ऐसे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि उनको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। हम पढ़ते हैं तो वहां पे 2 तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको पहला कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन है और एक सिक्रेटिन है। जो कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन है, वह उसका मेन रोल होता है गैल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना। देखिए हमारे गैल ब्लैडर में बाइल हमारा स्टोर रहता है, उसको यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, जिससे कि बाइल रिलीज हो,
तो ये हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्लियोजाइमिन जो है वो रिलीज ऑफ बाइल में हेल्प करता है। और सिक्रेटिन की बात करें तो इसका कोई मेजर रोल ज्यादा एंजाइम के बिहाफ पे नहीं है, लेकिन इसके पास हाई SCO3 होता है, मतलब ये हाई एल्कलिन होता है, तो ये एसिड न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हुआ कि हार्मोनल रेगुलेशन बाय द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। अब समझते हैं बाइल के बारे में। तो जो बाइल है पर डे 500 ml रिलीज होता है हमारे बॉडी में। तो बाइल 500 ml पर डे रिलीज होता है। इसका भी पीएच बेसिक होता है, 7.8 होता है। सोर्स आपको पता होगा लीवर होता है। लेकिन देखिए जो बाइल रिलीज होता है लीवर में, सिक्रेट होता है लीवर में, उसका उसमें 97% वाटर होता है। लेकिन अब ये बाइल क्या होता है, लीवर से पहुंचता है कहाँ पे, गैल ब्लैडर में। वहां पर इसको स्टोर किया जाता है और इसको कंसंट्रेशन मतलब इसको कंसंट्रेट किया जाता है, मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद ये हो जाता है 87% ऑफ वाटर। मतलब जब ये लीवर में था तो 97% था, लेकिन जब पहुंचा गैल ब्लैडर वहां से निकला तो वहां पे 87% था। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ द बाइल। तो यहाँ पे बाइल में बाइल एसिड होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मौजूद होते हैं। लेकिन देखिए जो बाइल रिलीज होता है वह अभी प्राइमरी बाइल एसिड होता है, एसिड की बात करते हैं। लेकिन जब उस पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो वह सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले होता है प्राइमरी बाइल एसिड, लेकिन जब उस पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो वह सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें प्राइमरी बाइल एसिड का तो कॉलिक एसिड, कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। फिर अगर यही बात करते हैं कि कॉलिक एसिड पर जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ने काम किया तो वो बन जाता है डीऑक्सीकॉलिक एसिड। तो ये हुआ प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड के बारे में। तो देखिए जो बाइल एसिड है वह कई, जैसे ग्लाइसिन के साथ है, टोरिन के साथ है, तो वह ग्लाइकोकॉलिक एसिड बनाता है। हाँ देखिए बाइल सॉल्ट क्या होता है, बस यही एसिड जब सॉल्ट के साथ रहते हैं, मतलब किसी सोडियम या पोटेशियम के साथ आते हैं तो बाइल सॉल्ट बन जाता है, मतलब सॉल्ट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे कि बात करें अभी यह था ग्लाइकोकॉलिक एसिड, अगर ये सोडियम के साथ है तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, तो ये क्या हुआ, बाइल सॉल्ट बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है बाइल एसिड बाइल सॉल्ट के बारे में, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका पीएच कितना है, कितना रिलीज होता है, इसका काम क्या होता है, या कितना कंसंट्रेशन, मतलब जब रिलीज होता है इसमें वाटर कितना होता है, गैल ब्लैडर के बाद इसमें वाटर कितना होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए जब बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर से, वो पहुंचता है गैल ब्लैडर में, उसके बाद पहुंचता है हमारे ड्यूडेनम में, फिर वहां से होते हुए पहुंचता है वो टर्मिनल पार्ट ऑफ, मतलब इलियम में पहुंचता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है। वहां से यह फिर से रीएब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अगर ये रीएब्जॉर्ब होगा तो फिर से लीवर को बाइल नहीं बनाना पड़ेगा। तो यह पर डे 6 to 8 टाइम्स यह रिसाइकल होते रहता है, इससे कि नया बाइल बनाना नहीं पड़ता है, नया बाइल सॉल्ट नहीं बनाना पड़ता है हमारे लीवर को। ये हुआ सिंपल सा फंडा बाइल के बारे में। अब समझते हैं इंटेस्टाइन, देखिए फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बाइल के बारे में। सिंपल सा बाइल का फंक्शन क्या है, यह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में हेल्प करता है। जब हमने वीडियो अपलोड कर दिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, मतलब पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो वहां पे आप समझ सकते हैं किस तरह से बाइल हेल्प करता है। फिर यह एक्सक्रीशन ऑफ द बाइल पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल, इनमें भी हेल्प करता है। रेगुलेशन की बात करें तो जो बाइल का सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, वैगल स्टिमुलेशन और देखिए ये होता है। अब बात करें रिलीज ऑफ बाइल तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैल ब्लैडर, हमने पढ़ा। मोस्ट पोटेंट कोलेसिस्टोकाइनिन है और यहाँ पे मोस्ट पोटेंट बाइल सॉल्ट है। सिंपल सा है, आप इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये हुआ फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बाइल के बारे में, सिंपल सा फंडा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि रिवीजन वीडियो है। सेपरेट वीडियो भी अपलोड होगी हर एक टॉपिक के, जहां पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशन के बारे में। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन देखिए, एक तो अभी हमने पढ़ा इंट्रोकाइनेस, जो कि हमारा हेल्प कर रहा था ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के, जो कि क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रेशन है, मतलब म्यूकस एंटेरिकस का ही पार्ट है, जो कि एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है। फिर बात करते हैं गॉबलेट सेल की, तो सिंपल सा गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, जो कि हमारे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं पैनेस सेल। देखिए पैनेस सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पे, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यून जो होते हैं इंटेस्टाइनल होते हैं, जो इंटेस्टाइनल सेल में होते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यून, वहां के बेस इंपॉर्टेंट होता है पैनेस सेल।
जो कि कंसंट्रेशन ऑफ जिंक में हेल्प करता है, और ये लाइसोजाइम्स भी रिलीज करता है जो कि डिफेंसिव पर्पस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्कस इंटेरिकस है जो कि एपिथेलियल सेल रिलीज होता है, फिर है पैनेथ सेल जो कि लाइसोजाइम्स रिलीज करता है। देखिए एक बात और कि गॉबलेट सेल जो है वह गैस्ट्रिक स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि देखिए गॉबलेट सेल स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है, आपको याद करना है। तो ये हुआ सिंपल सा सिक्रीशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गैस्ट्रिक मोटिलिटी के बारे में, तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।